हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेपॉन। चलिए हम लोग रिवीजन कर रहे हैं पॉलिटी का और काफ़ी कुछ हमने कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। पार्लियामेंट में हमने कुछ प्रोविजंस किए जो दोनों हाउसेस पे लागू होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं बिल्स। जो बिल्स पास होते हैं पार्लियामेंट में, बिल्स क्या होते हैं इनके बारे में बात करते हैं। बिल्स वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको पास कर देते हैं तो लॉ बन जाता है। बिल एक मिनिस्ट्री ड्राफ्ट करती है, उसकी जो ऑर्डरनेस है वो देखी जाती है, वो अगर लीगली ठीक है। ड्राफ्ट होने के बाद उस पर डिस्कशन होता है। जब वो पास हो जाता है लोकसभा राज्यसभा में, राष्ट्रपति के सिग्नेचर हो जाते हैं तो वो एक्ट बन जाता है। जब वो एक्ट बन जाता है तो उस पर गवर्नमेंट एक्ट कर सकती है। मेजर तौर पे तीन तरीके के बिल होते हैं: ऑर्डिनरी बिल, फाइनेंशियल बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। फाइनेंशियल बिल की एक प्रकार का बिल होता है मनी बिल। तो देख लेते हैं। ऑर्डिनरी बिल वो बिल होता है जो ना तो संवैधानिक संशोधन बिल है ना ही मनी बिल है। ये दोनों हाउसेज में इस्तेमाल हो सकता है। इसको पास करने के लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है। सिंपल मेजॉरिटी हम डिस्कस कर चुके हैं। जब ये दोनों हाउसेज से पास अगर ना हो पाए तो ज्वाइंट सिटिंग हो सकती है, इस पर ज्वाइंट सिटिंग बुला सकती है। और जब दोनों हाउसेज से पास, मतलब एक भी, दोनों हाउस बराबर है, एक भी हाउस पास नहीं करेगा तो रुक जाएगा। पास कराना है तो ज्वाइंट सिटिंग कराओ। ज्वाइंट सिटिंग से पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति के पास तीन ऑप्शन है: या तो वो एसेंट दे सकते हैं, स्वीकृति दे सकते हैं तो एक्ट बन जाएगा, या वो एक बार वापस भेज सकते हैं, अपने सुझाव भी दे सकते हैं, पार्लियामेंट फिर उसको एज इट इज पास करके भेज देगी। तो राष्ट्रपति के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनको साइन करना पड़ेगा। या राष्ट्रपति पॉकेट वीटो कर सकते हैं। पॉकेट वीटो का मतलब है राष्ट्रपति कुछ भी ना बोले बिल पर लंबे समय तक तो समझ लो बिल खत्म हो गया। इस पर फिर कुछ नहीं हो सकता। उस बिल को फिर दोबारा नया बना के भेजना पड़ेगा, उस पर कुछ नहीं हो सकता। तो ऑर्डिनरी बिल पे राज्यसभा के पास भी सारे अधिकार हैं, लोकसभा के पास भी सारे अधिकार हैं, राष्ट्रपति के पास भी सारे अधिकार है। तीनों ही संस्थान बराबर दम रखते हैं ऑन ऑर्डिनरी बिल। एक होता है मनी बिल। मनी बिल के लिए आर्टिकल 110 याद रखना है। 110 में जो मुद्दे दिए हुए हैं, 110 में जो 6 मुद्दे दिए हुए हैं उनमें से एक पर हो या 6 पर हो, मतलब कम से कम एक तो ऐसा हो जो 110 में दिया हुआ है, वो बिल कहलाता है मनी बिल। स्पीकर को सर्टिफिकेट देना पड़ता है। स्पीकर का सर्टिफिकेट होता है फाइनल, ये मनी बिल है। स्पीकर का सर्टिफिकेट फाइनल होता है मनी बिल। मनी बिल लोकसभा में ही स्टार्ट हो सकता है और हमेशा राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन पे स्टार्ट होता है। मनी बिल राज्यसभा को शुरू नहीं कर सकते। अगर गलती से राज्यसभा में शुरू हो भी गया है, बीच में निकल के आता है कि ये मनी बिल है, तो वो रुक जाएगा और लोकसभा उस बिल को स्टार्ट करेगा। तो मनी बिल पे लोकसभा की स्पेशल पावर्स होती है, राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन के बिना शुरू नहीं हो सकता। इसको भी पास होने के लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए है। राज्यसभा के पास इसमें अधिकार ज्यादा नहीं होते। राज्यसभा के पास जाएगा जरूर, राज्यसभा इसको डिस्कस करेगा। राज्यसभा अपने सुझाव अलग से दे सकता है लोकसभा को। राज्यसभा खुद बिल को बदल नहीं सकता। राज्यसभा 14 दिन तक अगर बिल पे कोई भी आंसर नहीं देता है तो लोकसभा समझ लेता है कि राज्यसभा ने पास कर दिया। मतलब राज्यसभा के पास बस डिस्कशन का अधिकार है, बिल को रिजेक्ट करने का, अमेंड करने का अधिकार नहीं है। सुझाव भी दे सकता है लेकिन अलग से भेजेगा। इसके बाद 14 डेज तक राज्यसभा कुछ नहीं बोलता है तो लोकसभा समझ लेता है कि राज्यसभा ने बिल पास कर दिया। इसके बाद बिल राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति के पास इसको साइन करना पड़ता है। मनी बिल पे राष्ट्रपति साइन करते ही करते हैं। बजट एक मनी बिल हुआ करता है, यूनियन बजट एक मनी बिल हुआ करता है। तीसरा होता है संविधान संशोधन विधेयक। ये आर्टिकल 368 में होता है। ये दोनों हाउसेज पे स्टार्ट हो सकता है, लोकसभा राज्यसभा। इसको पास होने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। दोनों हाउसेज में स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। इस पे ज्वाइंट सिटिंग नहीं होगी। अगर दोनों हाउसेज ने पास कर दिया है तो ये राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति के पास कोई ऑप्शन नहीं है, राष्ट्रपति को तो साइन करना ही पड़ता है। ये संविधान संशोधन विधेयक होता है। एक होता है फाइनेंशियल बिल। फाइनेंशियल बिल वो होता है जिसमें कम से कम एक मुद्दा आर्टिकल 110 का हो, मतलब एक मुद्दा ऐसा हो जो मनी बिल जैसा है और एक ऐसा भी हो कम से कम जो मनी बिल जैसा नहीं है। मतलब ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल को मिला दें तो फाइनेंशियल बिल बन जाएगा। कहने का मतलब है अगर वो आर्टिकल 110 के ऊपर ही होता तो मनी बिल होता, और 110 में एक मुद्दा नॉन मनी बिल का जोड़ दें तो वित्तीय विधेयक हो जाता है। इसका मतलब मनी बिल इज ए सबसेट ऑफ फाइनेंशियल बिल। आर्टिकल 117 में 2 प्रकार के मनी फाइनेंशियल बिल हुआ करते हैं। तो ये होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बिल्स जो पार्लियामेंट में पास होते हैं। अब 2-4 इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लीजिए। मेन अपोजिशन पार्टी कौन सी होती है? वो पार्टी जिसको कम से कम 10% सीटें मिल गई हो। मेन अपोजिशन पार्टी वो होती है जिसको हाउस में टोटल सीट्स की कम से कम 10% सीटें मिल गई हो
मतलब लोकसभा में 543 सीटें हैं, तो जिसको 54 सीटें मिल गई हो वो हो जाएगी मेन अपोजिशन पार्टी। यदि राज्यसभा में जिसको 25 सीटें मिल गई हो वो हो जाएगी मेन अपोजिशन पार्टी। इस पार्टी का लीडर कहलाता है लीडर ऑफ अपोजिशन। मेन अपोजिशन पार्टी का लीडर कहलाता है लीडर ऑफ अपोजिशन। और ये लीडर अपोजिशन का पद स्पीकर देते हैं, स्पीकर दिया करते हैं इस पद को। स्पीकर देंगे तो ये पद मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। जो भी लीडर अपोजिशन बनता है उसकी कैबिनेट रैंक होती है, मतलब कैबिनेट मंत्री का रैंक होती है। इसका मतलब नहीं कैबिनेट से कोई संबंध है उसका, मतलब उसको एक कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर जैसा माना जाता है लीडर अपोजिशन को। और ऐसे ही जो रूलिंग पार्टी का लीडर होता है हाउस में, वो कहलाता है लीडर ऑफ द हाउस। तो हाउसेज में दो इंपॉर्टेंट लीडर्स होते हैं, एक तो होता है रूलिंग पार्टी का लीडर, रूलिंग पार्टी का लीडर कहता है लीडर ऑफ द हाउस, और जो अपोजिशन पार्टी का लीडर होता है वो कहता है लीडर ऑफ अपोजिशन। प्रधानमंत्री लोकसभा से हैं तो प्रधानमंत्री होगा लीडर ऑफ द हाउस इन लोकसभा। वो किसी को बनाते हैं राज्यसभा में, किसी मंत्री को बनाते हैं राज्यसभा में लीडर ऑफ द हाउस इन राज्यसभा। जैसे पीयूष गोयल लीडर ऑफ द हाउस इन राज्यसभा, दोनों रूलिंग पार्टी के हैं। ऐसे ही लोकसभा में लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं हुआ करता है, किसी पार्टी को 54 सीटें नहीं मिली हैं। और उधर गुलाम नबी आज़ाद हुआ करते थे लीडर ऑफ अपोजिशन। तो इस तरीके से ये दोनों हाउसेज, दोनों पार्टियों के दो व्यक्ति होते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन। स्पीकर के हाथ में है, वो चाहे तो इस पद को, लीडर अपोजिशन को पद को देना दे या ना दे। अगला पार्ट आ जाता है यूनियन जुडिशरी। यूनियन जुडिशरी इंटीग्रेटेड जुडिशरी होती है, मतलब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स को एडमिनिस्टर करता है, हाई कोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को एडमिनिस्टर करते हैं। सरकारों का कोर्टों पर कोई अधिकार नहीं होता, ऐसे इंटीग्रेटेड जुडिशरी कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट को संविधान का गार्जियन भी कहते हैं। संविधान जिस सोच के साथ बना है वो सोच बदल नहीं सकती, ये देखने का काम सुप्रीम कोर्ट का हुआ करता है, इसलिए उसको गार्जियन कहते हैं। आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट हुआ करता है, उसमें बोला गया है देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट कंसिस्टिंग ए चीफ जस्टिस एंड 33 अदर जजेस। इसमें पहले 30 जजेस होते थे, अब 33 जजेस हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ जजेस इस समय 34 होते हैं। एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, उसके अलावा 33 अलग जजेस होते हैं। ये नंबर पार्लियामेंट समय समय पर चेंज कर सकता है। तो 34 जजेस फिलहाल होते हैं। अभी अभी बदले हैं नए CGI, जिनको राष्ट्रपति ने अपॉइंट किया है। ये सारे के सारे जजेस को राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति अपॉइंट करने से पहले कोलिजियम से बात करते हैं। कोलिजियम क्या होता है? जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो, और उनके नीचे जो 4 जजेस होते हैं, सीनियर मोस्ट जजेस, ये पांचों मिला के कहलाते हैं कोलिजियम। कोलिजियम सिस्टम संविधान में लिखा हुआ नहीं होता है, ये तो एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का फैसला है। सेकंड जजेस केस 1994 में आया था, उसमें कोलिजियम की स्थापना की गई थी। और थर्ड जजेस केस में कोलिजियम की आज की पिक्चर आ गई है, जिसमें CGI प्लस 4 जजेस होते हैं। ये जो पांचों फैसला करते हैं उन्हीं को सरकार को अपॉइंट करना पड़ता है। सरकार को लगता है कि जो कोलिजियम का एडवाइस आई है वो हमें नहीं माननी है, तो वो वापस नाम भेज सकते हैं। कोलिजियम से कह सकते हैं एक बार पुनर्विचार कर लीजिए। अगर कोलिजियम ने वही नाम दोबारा भेज दिया तो राष्ट्रपति को अपॉइंट करना पड़ता है। तो हर सुप्रीम कोर्ट के जज को राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं ऑन द बाइंडिंग एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम। कोलिजियम comprises CGI and 4 other judges। ये फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस, उसके ये केसेस का संबंध सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट कौन करेगा उससे संबंध हुआ करता है। कोलिजियम सेकंड जजेस केस में बनाया गया था। रिटायरमेंट एज 65 साल होती है। सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज 65 साल होती है। कौन बनते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज? बनते कौन है? आर्टिकल 124 में लिखा हुआ है, या तो 5 साल हाई कोर्ट के जज के तौर पे काम किया हो, या तो 5 साल हाई कोर्ट के जज पे काम किया हो, या 10 साल हाई कोर्ट में वकालत की हो। हाई कोर्ट में वकालत की हो 10 साल, या कम से कम 5 साल हाई कोर्ट के जज पे काम किया हो, या सुविख्यात जूरिस्ट हो, डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हो। इनमें से किसी भी कैटेगरी से सुप्रीम कोर्ट का जज आ सकता है। हमारे जजेस या तो हाई कोर्ट के जजेस कैटेगरी से आते हैं या एडवोकेट कैटेगरी से आते हैं। डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट कैटेगरी का मतलब जो लॉ की नॉलेज रखते हैं लेकिन ना तो वकील है ना जज है, मतलब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स वगैरह होते हैं, वो कहलाए जा सकते हैं डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जा सकता है, उसे हटा सकते हैं। हटाने का ग्राउंड दो है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। या तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर हो या इनकैपेसिटी हो, दो ही ग्राउंड पे सुप्रीम कोर्ट के जज को आर्टिकल 124 के चौथे क्लॉज में हटा सकते हैं, जिसे इम्पीचमेंट कहा जा सकता है। लेकिन इम्पीचमेंट वर्ड तो बस राष्ट्रपति के लिए इस्तेमाल हुआ है। ये किसी भी हाउस में स्टार्ट हो सकता है, लोकसभा में, राज्यसभा में। सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का काम दोनों हाउसेज में से किसी में स्टार्ट हो सकता है। पास होने के लिए चाहिए होती है स्पेशल मेजॉरिटी, इसे पास होने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। राज्यसभा इनिशिएट करता है तो राज्यसभा नोटिस देता है,
और राज्यसभा अगर नोटिस देगा तो कम से कम 50 राज्यसभा के मेंबर साइन करेंगे नोटिस को। लोकसभा नोटिस देगा, दोनों हाउस शुरू कर सकते हैं, तो 100 लोगों के साइन चाहिए, 100 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के साइन चाहिए, मतलब लोकसभा के मेंबर, दोनों हाउस से शुरू कर सकते हैं लोग। इसके बाद ये इन्वेस्टिगेशन होती है, कमेटी इन्वेस्टिगेट करती है, उसके बाद दोनों हाउसेज इसको स्पेशल मेजोरिटी से पास करते हैं। पास हो जाएगा तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा हुआ माना जाता है। 1993 में जस्टिस वी रामास्वामी, ओब्वियसली जब दोनों हाउसेज पास कर देते हैं तो राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जाता है सुप्रीम कोर्ट का जज। राष्ट्रपति आदेश तभी देंगे जब लोकसभा राज्यसभा ने इम्पीचमेंट मोशन पास कर दिया है। एक ही बार ऐसा हुआ जब सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की कोशिश की गई, जस्टिस वी रामास्वामी को हटाने की कोशिश की गई थी 2018 में। उस समय के जो सीजीआई थे उनको भी हटाने की कोशिश की गई थी, जस्टिस दीपक को हटाने की कोशिश की गई थी। ये 2 बार कोशिश हो चुकी है, लेकिन जस्टिस दीपक का नोटिस ही एक्सेप्ट नहीं हो पाया था और ये इनका नोटिस एक्सेप्ट हो गया था वी रामास्वामी का, लेकिन लोकसभा में टेकअप होने से पहले रिक्विजिट मेजॉरिटी नहीं मिल पाई थी, तो ये इम्पीचमेंट हो जाता है 124(4) में। एडहॉक जजेस होते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट में जजेस पूरे ना हो और नंबर पूरा ना हो तो फिर जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उनकी हेल्प ले सकते हैं, उन्हें कहते हैं एडहॉक जजेस। तो एडहॉक जजेस होते हैं। ऐसे रिटायर्ड जजेस की हेल्प भी ली जा सकती है, अगर सुप्रीम कोर्ट में काम ज्यादा है, नंबर भी पूरा है लेकिन काम ज्यादा है, तो रिटायर्ड जजेस की हेल्प ले सकते हैं। रिटायर्ड जजेस सुप्रीम कोर्ट के भी हो सकते हैं, हाई कोर्ट के भी हो सकते हैं। एडहॉक जजेस हमेशा सिटिंग जजेस से आएंगे, मतलब हाई कोर्ट के जो ऑलरेडी वर्किंग जजेस हैं उनमें से कुछ को कुछ समय के लिए ले सकते हैं, वो कहलाते हैं एडहॉक जजेस। और नंबर पूरा नहीं है तब ऐसा हो सकता है, मतलब 34 नंबर ना हो पूरा और काम अचानक ज्यादा आ गया हो तो आप हाई कोर्ट जजेस की हेल्प ले लीजिए। लेकिन नंबर पूरा है फिर भी काम ज्यादा है और नए जजेस ऐड होने में भी टाइम लगेगा तो आप रिटायर्ड जजेस की हेल्प ले लीजिए, ऐसा हो सकता है। आर्टिकल 130 कहता है सुप्रीम कोर्ट की जो सीट है वो दिल्ली में होगी या कहीं और भी हो सकती है, जैसा राष्ट्रपति और सीजीआई चाहे। तो आर्टिकल संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में बैठेगा और कहीं और भी बैठ सकता है, जैसा सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई और राष्ट्रपति चाहे। सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे ज्यूरिडिक्शंस होते हैं। आर्टिकल 131 में होता है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। ओरिजिनल का मतलब होता है वो केसेस जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही आते हैं, किसी और कोर्ट में नहीं जाते हैं, सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही केस अगर दाखिल हो सके वो ओरिजिनल कहलाता है। ओरिजिनल केसेस बेसिकली सरकारों के बीच के केसेस होते हैं, केसेस बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट और केसेस बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, मतलब सरकारों के बीच की लड़ाइयाँ सीधे सुप्रीम कोर्ट में आएंगी और कहीं नहीं जा सकती। ऐसे केसेस को कहते हैं ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। 132 में अपीलेट ज्यूरिडिक्शन होता है। हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया हो, हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करना हो तो 132 से 135 तक चाहे तो आप हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, इसे कहते हैं अपीलेट ज्यूरिडिक्शन। स्पेशल लीव पिटीशन होता है, कैसा भी केस हो, 136 में होता है स्पेशल लीव पिटीशन। कैसा भी केस हो, किसी भी नेचर का हो, किसी भी स्टेज में हो, वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में आ सकता है, मतलब हाई कोर्ट जाने की नीड नहीं है। इस पावर को कहते हैं स्पेशल लीव पिटीशन। ये बहुत वाइड पावर होती है, इसमें हाई कोर्ट जाना जरूरी नहीं है। अगर लगता है सुप्रीम कोर्ट के बाद एप्लीकेशन आएगी, सुप्रीम कोर्ट देखेगा स्पेशल लीव पिटीशन आया है, सुप्रीम कोर्ट फिर खुद देखता है क्या जरूरी है हाई कोर्ट को बाईपास करना। सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि हमारा हस्तक्षेप जरूरी है तो वो स्पेशल लीव पिटीशन को एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर वो केस सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। तो एसएलपी होता है। सुप्रीम कोर्ट सरकार का एडवाइजर बनके भी काम करता है, आर्टिकल 143 में कहलाता है एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन। सरकार चाहे, मतलब राष्ट्रपति, सरकार के नाम पर राष्ट्रपति के नाम से उनको रिकमेंडेशन जाती है, रेफरेंस जाता है कि हमें इस मुद्दे पर आपकी एडवाइस चाहिए है। सुप्रीम कोर्ट एडवाइस दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। जो सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देता है नॉर्मली गवर्नमेंट उसे मानती है। तो सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी के तौर पे काम करता है, सरकार का एडवाइजर, आर्टिकल 143 में ये होता है। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे अयोध्या का 1993 में रेफरेंस दिया गया था कि आप उनको बताइए अयोध्या केस में क्या करें, सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस देने से मना कर दिया था। बताने का मतलब यह है कि सरकार एडवाइस मांग सकती है, राष्ट्रपति के नाम से मांगी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट को बताना जरूरी नहीं है। 143 में सुप्रीम कोर्ट सरकार की एडवाइस मांग सकता है। 2-3 पॉइंट और होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज राष्ट्रपति को रिजाइन करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, सुप्रीम कोर्ट की सैलरी पार्लियामेंट तय कर, जज की सैलरी पार्लियामेंट तय करता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ली जाती है। सुप्रीम कोर्ट के जज पे पाबंदी है कि वो किसी रिटायरमेंट के बाद किसी भी कोर्ट में वकील बन के काम नहीं कर सकता है, उस पर पाबंदी लगाई गई है। ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस हुआ करते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो यूएसए से लिया गया है, यूएसए के सिस्टम से लिया गया है एक सिस्टम कॉल्ड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका। 1985 में जस्टिस पीएन भगवती ने इसे फॉर्मली शुरू कर दिया था।
जनहित याचिका, जन के हित में कोई भी जाकर कोर्ट में बात पेश कर सकता है कि ये जो गरीब तबके के लोग हैं या जो बोल नहीं पाते, जिनके पास वॉइस नहीं है, मतलब उनके पास कोर्ट को अप्रोच करने की पावर नहीं है, ना पढ़ाई लिखाई है, ना पैसा है, उनके बिहाफ पे कोई भी एनजीओ, कोई भी बॉडी, कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाकर जनहित में कोई याचिका दाखिल कर सकता है। ये यूएसए में चलता था, अमेरिका में, इंडिया में शुरू हो गया। जस्टिस पीएन भगवती का नाम इसमें सबसे ऊपर आता है। ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हैं और ये पब्लिक वेलफेयर के लिए फाइल होता है। इसमें ये देखा जाता है कि ऐसा तो नहीं है आप अपनी इशू को जनहित की इशू बनाकर ला रहे हो अपने फायदे के लिए। ऐसा होता है तो सुप्रीम कोर्ट याचिका को खारिज कर देता है और दंड भी दे सकता है। तो होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन थे और जो बाकायदा अच्छे उभर के आते हैं और बहुत से गरीब तबके लोगों का फायदा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से हो जाता है। दिस इज समथिंग अबाउट सुप्रीम कोर्ट। चलिए, ये हम लोगों ने रिवाइज किया। अगले लेक्चर में हम लोग बाकी का हिस्सा रिवाइज करेंगे जुडिशरी का और आगे के टॉपिक को लेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपकी टेस्ट सीरीज एसएससी जेई की टेस्ट सीरीज इज गोइंग ऑन एट प्रिपॉन। गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव ज्वाइंड। आप उसे ज्वाइन करेंगे, आपको फायदा होगा। हर संडे को एक टेस्ट अपलोड होता है 50 क्वेश्चन का। आप उसमें अपनी कंपैरेटिव परफॉर्मेंस देख सकते हैं, एक्सप्लेन्ड आंसर्स देख सकते हैं, आपकी परफॉर्मेंस क्या रही, कितने समय में किया। आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस लेक्चर।